नफ़रत फैलाने वाले लोग यूनाइटेड हैं हम्म, और मोहब्बत फैलाने वाले लोग बिखरे हुए हैं। राजाओं की फ़ौजें, हिंदू या मुसलमान, हम्म, बॉर्डर के बाहर की औरतों को उठा के लाते थे, उनको अब्यूज़ करते थे। ये खुलेआम बात थी, केवल एक राजा की बात नहीं है। अभी आज वो उसका डिस्टॉर्शन क्या होगा कि मुसलमान राजाओं ने ये किया, और सभी राजा ये करते थे। आज भी जो भी फ़ौजें हैं उनमें भी बहुत बड़े प्रमाण पे ये पाया जाता बिल्कुल। है। एक मेरे प्रोफेसर दोस्त इराक गए थे, अच्छा। लियन पे हम्म, 2 साल की छुट्टी लेके इराक पे गए। तो इराक में वो इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, जी। तो इंजीनियरिंग कॉलेज वो उनका देखा टाइम टेबल, अच्छा यहाँ क्लास है, क्लास गए, हम्म, तुरंत वापस आ गए, कॉरिडोर में खड़े हो गए सोचते हुए। दूसरे प्रोफेसर आए वहाँ के लोकल, बोले प्रोफेसर साहब आप यहाँ क्यों खड़े? बोले मुझे शायद गलत क्लास दे दी है, ये क्लास जो है इसमें तो लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं। अच्छा। इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में। लड़कियाँ ही लड़कियाँ, उनको आश्चर्य नहीं हुआ, आश्चर्य हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यहाँ भी मैं देखता हूँ मेडिकल कॉलेजेस में एक या दो इंजीनियरिंग लड़कियां होंगी। तो अभी बढ़ रहा है वो। मुगल आजम में वो सीन है ना, सलीम और अनारकली का। जी। अनारकली बड़े प्यार से सोई हुई है, हाँ। तो सलीम उसको जगा रहा है, हम्म। बोले उठो अनारकली, अब हम किताबों से बाहर हो गए। अच्छा। कोई राजा कभी भेदभाव नहीं करता। एक्सप्लॉइटेशन वो हिंदू का भी करता है, मुसलमान का भी करता है। राजा किसी का- राजा होता है, राजा राजा। वो धर्म के लिए नहीं खड़ा होता है वहाँ ये अंग्रेज़ों ने फीलिंग डाली, मुसलमान राजा वर्सेस हिंदू राजा, पे। हाँ। ये अंग्रेज़ों ने डिवाइड डाली। एंड रूल पॉलिसी। उसके पहले तो भाई अकबर का दरबार है, सजा हुआ है, इधर मानसिंह बैठा है, इधर बीरबल बैठा है, उधर टोडरमल बैठा है, उधर दीन इलाही कॉन्सेप्ट भी दीन होते इलाही रहते का- हैं। जी जी। औरंगज़ेब का दरबार है, हम्म। उसमें राजा जय सिंह है, राजा जसवंत सिंह है, और रघुनाथ बहादुर है। शिवाजी की लड़ाई औरंगज़ेब से हुई, हम्म, ठीक है, यानी वो मुस्लिम विरोधी थे, मुस्लिम ऐसा लोग। बोलिए। पर ये लड़ाई का थोड़ा डिटेल देखिए। लड़ाई के डिटेल में औरंगज़ेब यहाँ आया ही नहीं, राइट। जंगी मैदान में राजा जय सिंह आए थे, एग्जैक्टली। और शिवाजी की तरफ से सिद्दी संबल, इब्राहिम गौरदी, दौलत खान, ये थे नंबर एक। उनके कमांडर अलग अलग धर्म के थे। शिवाजी और अफजल खान। जी। अफजल खान के लिए, अफजल खान की विक्ट्री के लिए यहाँ के ब्राह्मणों ने पूजा की, और अफजल खान का जो सेक्रेटरी था वो था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी, ओह। और शिवाजी महाराज की सेना जी। में इतने सारे मुसलमान जो ट्रस्टेड थे उनके साथ थे। और ये भी आपको बता दूँ कि मुसलमानों में भी शिवाजी महाराज का बहुत आदर है। जी जी। एक बार मैं सांगली गया था हम्म, ऐसे ही लेक्चर वगैरह के लिए, तो दूसरे दिन मैंने कहा रुक जाता हूँ एक दिन और। बोले रुक के क्या करोगे, कल तो यहाँ मोर्चा है, कल बड़ा जुलूस निकलेगा। उनका काय का जुलूस? बोले शिवाजी महाराज के जो 12 मुस्लिम सेनापति थे हाँ। उनका जुलूस निकलेगा। अच्छा। इस सांगली की बात है, वहीं बाद में दंगे करवाए गए। क्योंकि जैसे आप पूरा एक कैनवास देखें, कैनवास बहुत बड़ा है, जी। कैनवास के एक कॉर्नर में आपको छुरा दिख रहा है, खून दिख रहा है, आप वही देख के क्या कल्पना करेंगे? दूसरे कॉर्नर में गुलाब का फूल है, दो लोग दोस्ती से बात करते जा रहे हैं, समाज सुख में है, वो आप नहीं देख रही, तो क्या होगा? और जिनको भारत रत्न मिला था म्यूजिक, इसके इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के लिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह। अरे बिस्मिल्लाह खान की तो इतनी प्यारी कहानी है अच्छा। कि उनको अमेरिका में कंसर्ट हुआ। जी। ये मुझे पर्सनली बताया एक जर्नलिस्ट के साथ में जा रहा था, जिन्होंने बिस्मिल्लाह खान जी का इंटरव्यू लिया था। तो ये प्यारी कहानी ऐसी है कि बिस्मिल्लाह खान जी का इंटरव्यू हुआ, कंसर्ट हुआ अमेरिका में, लोग नशे में आ गए, म्यूज़िक के नशे में जी जी। मदहोश हो गए। मदहोश हो गए, बेटर वर्ड। तो उसके बाद उनको आओ भगत वगैरह की, और कईयों ने कहा उस्ताद जी आप वो बनारस में क्यों रहते हैं, गंदे शहर में, यहाँ आ जाइए, आपको अच्छा फ्लैट देंगे, अच्छी गाड़ियाँ देंगे, यहाँ मज़े से रहिए। बोले यहाँ तो आ सकता हूँ, पर मेरे लिए गंगा कहाँ से लाओगे? क्या बात है। मेरे लिए गंगा कहाँ से लाओगे जहाँ बैठकर मैं वुजू करता हूँ, या जाए जिसके किनारे बैठ के मैं रियाज करता हूँ। रियाज करता हूँ। अब इससे प्यारी कहानी आपको क्या मिलेगी? और जैसे हिंदू धर्म में एक बहुत अच्छी बात है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया मेरा परिवार है। क्रिश्चियनिटी में एक बहुत प्यारा वाक्य है, लव दाई नेबर। इस्लाम में एक बहुत प्यारा वाक्य है, अपने पड़ोसी के खाने पीने का ख्याल रखो। ये सिद्धांतों को लेकर, भारतीय संविधान को लेकर, इसके जो विरोध में आपको बात लगती है उसका विरोध कीजिए।
सर कटा लिया पर हमने ऐसा नहीं किया, हमने ज़मीर और ज़र्फ़ का सौदा नहीं किया। आज जिस तरीके से सौदेबाजी हो रही है, अब कुर्सी की लालच को लेकर, अपने ज़मीर को लेकर, अपने ज्ञान को लेकर, जहाँ सब एक दूसरे को खुश करने में रखे हैं, वहीं पर एक ऐसी आवाज़ जो बेबाकी से इतिहास के उन पन्नों को खोलकर लोगों तक सच ला रहे हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि मुंबई टॉकिंग में हम हमारे आज खास गेस्ट डॉक्टर राम पुनियानी सर का स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी सर सच को सामने लाने में रख दिया है, पर हम चाहते हैं कि राम पुनियानी सर का भी हमें ये सच पता चले, ये इतिहास पता चले, किस तरीके से एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर से प्रोफेसर तक, फिर प्रोफेसर से एक इतिहासकार तक, एक स्पीकर तक, और आज जिस तरीके से बेबाकी से आप वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे, वर्ल्ड ऑर्डर पे बात कर रहे, ये जर्नी कैसी रही, क्या मोटिवेशन रहा सर आपका? देखिए, जहाँ तक मोटिवेशन का सवाल है, जी। जब हम लोग रेफ्यूजीज़ हैं, पंजाब से, पाकिस्तान वाले पंजाब से 1947 में आए थे। अच्छा। तो जहाँ हम रहते थे वहाँ आसपास में काफ़ी गरीबी और ये सब देखता था। फिर स्कूल जाते समय भी रास्ते में वैसे ही स्लम्स पड़ते थे। तो इसी बीच खैर घर की जो भी हालात थे, तो मुझे इनकरेज किया गया पढ़ने के लिए। तो और मैं MBBS हुआ, MD हुआ। पर हॉस्पिटल के दौरान भी मैं देखता था, क्योंकि मैं जनरल हॉस्पिटल में था, नागपुर मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ भी गरीबी के काफ़ी लोग पीड़ित दिखते थे। जी। तो इससे अंदर एक भावना विकसित हुई कि क्यों ना मैं अपना जीवन समाज के लिए काम करूं। क्या बात। तो वैसे ही स्कूल से मैं एक मेरी आदत थी और वो थी पढ़ने की। एक लाइब्रेरीज़ का मैं मेंबर था, और मेरा जो भी छुट्टी का टाइम, खाली टाइम, वो मैं पढ़ने में ही ज़्यादा बिताता था, खेल कूद में उतना नहीं था। तो उससे एक दुनिया का नक्शा सामने आ गया कि दुनिया में कितना एक अन्याय है, गरीबी है, और कई लोगों पे कई कई कारणों से अत्याचार होता है। तो समाज को बदलने की कोशिश करना चाहिए, ऐसा मुझे लगा, और मैं उसी दिशा में मेरा पढ़ाई चलती रही। तो MD आते आते मैं इस निर्णय पे पहुंच गया कि मुझे मुख्य रूप से समाज के लिए ही काम करना है। तो मैं नागपुर मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर था, तो 2 साल लेक्चररी करके मैंने रिज़ाइन कर दिया, और पूरी तौर से मैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट नागपुर में ज्वाइन हो गया। वहाँ से फिर कुछ दोस्तों ने कहा कि ट्रेड यूनियन के लिए तो ज़्यादा काम बॉम्बे में है, तुम बॉम्बे शिफ्ट हो जाओ। तो मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया। तब तक तो मैं पुरानी कुछ सेविंग्स से जी रहा था। फिर हमारा बच्चा होने वाला था, तो फिर लगा कि ये पैसा सफिशिएंट नहीं होगा। तो मैंने एक नौकरी की तलाश की, तो IIT में मेडिकल ऑफिसर की नौकरी मिल गई। तो उसके साथ साथ मैं अपना ट्रेड यूनियन का काम भी देखता था। वहीं IIT में रहते हुए भी मैं सोच रहा था कि और ऐसा काम हो जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो। तो मैंने फैकल्टी का देखा, तो उस समय IIT बॉम्बे ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट खोल रहा था, और उनको एक मेडिकल डॉक्टर की ज़रूरत थी जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के मेडिकल कोर्सेज पढ़ा सके। अच्छा। जैसे ब्लड फ्लो, फिजियोलॉजी, क्लिनिकल फिजियोलॉजी। तो उसमें मैं सेलेक्ट हो गया। तो वहाँ प्रोफेसर बन के मैंने कई PhDs को भी गाइड किया, 2 बुक्स भी वहाँ लिखी उस एरिया में, और धीरे धीरे मुझे ज़्यादा वक्त मिलने लग गया ये सामाजिक इश्यूज़ को देने का। तो उस समय भी मैं थोड़ा बहुत ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं से मिलता था, दोस्तों से मिलता था। फिर ये इसी दौरान मैं स्कूल में भी डिबेट्स में पार्ट लेता था, वक्ता तो था। हिंदी भी मेरी शुरू में ठीक ठाक थी, और पर इतने बीच में बाद में मैं पूरा ये मेडिकल और प्रोफेसरी, इसमें हिंदी थोड़ी पीछे हट गई। अच्छा। फिर 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, तो उस रात मुझे लगा कि ये हिंदू मुस्लिम का मामला ये मामूली मामला नहीं है, ये हमारे समाज को नष्ट कर देगा, लोकतंत्र को नष्ट कर देगा। तो वहाँ से मैंने फिर ट्रेड यूनियन के बदले कम्युनल हार्मनी पे काम करना शुरू किया। उसी दौरान मैं फिर कांटेक्ट में आया असगर अली इंजीनियर, उदय मेहता, तो उनके साथ मिलके मैं काम करने लगा।
और साथ साथ मैंने सोचा किसी चीज़ को समझना है तो उस पर लिखना चाहिए, ऐसा बिल्कुल। एक पागलपन का ख्याल। तो मैंने आरएसएस पे एक बुक लिखना चालू की, छोटी सी, और उसमें मैंने एक ख़ास पॉइंट जो डाला वो ये था कि आरएसएस या हिंदू राष्ट्र की राजनीति जो है, जी। या कोई भी धर्म की राजनीति जो है, हम्म, तो एग्जाम्पल के लिए हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म के नाम की राजनीति, ये केवल मुसलमानों के लिए नुकसानदायक नहीं है, हम्म, साथ ही साथ ये दलित, आदिवासी, क्रिश्चियंस और महिलाओं के अधिकार को भी दबाती है। जी सर। तो वो मेरा एक विज़न मेरा ब्रॉड हो गया। तो इस एरिया में भी पढ़ने को बहुत था। तो मेरा जो खाली टाइम रहता था, या तो शाम को मैं डॉक्टर इंजीनियर के यहाँ जाता था या दूसरे दोस्तों से मिलता था। उनसे ज़्यादा आप इन्फ्लुएंस हुए डॉक्टर हाँ, इंजीनियर से? उनसे मैंने इन्फ्लुएंस ऐसा हुआ कि विचार तो मेरे मन में थे, हम्म, और मैंने देखा कि वो वास्तव में इंजीनियर है, अच्छा। कि भाई वो इंजीनियरिंग छोड़ के वो ये भी एक सब हिस्टोरियन है। हिस्ट्री का उन्होंने खूब अध्ययन किया, कुरान का, इस्लाम का बहुत गहरा अध्ययन किया, ह्यूमन राइट्स, और हमारे विचार कम्युनलिज्म पे पूरे पूरे मिलते थे। इस्लाम का तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो मैं उनके लेखों से ही इस्लाम को सीखने की कोशिश करता था। और 9/11 2001 के बाद फिर मैंने थोड़ा इस्लाम पे भी ज़्यादा अध्ययन करना शुरू किया। तो खैर, ये अध्ययन के साथ साथ क्या हुआ कि बम्बई में कई ग्रुप्स और कॉलेजेस ये लेक्चर्स के लिए बुलाते थे मुझे। अच्छा। तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम देना पड़ता था, सैटरडे संडे इवनिंग्स, किसी कॉलेज में लेक्चर है, किसी ग्रुप के साथ लेक्चर है। तो लेक्चर्स में मेरे काफ़ी ये बढ़ते गए, और 96-97 के बाद मैंने सोचा कि मैं रेगुलर लिखूँगा। तो एक फोर्टनाइटली, कोई पब्लिश तो करता नहीं था, तो डाल के उस समय तक ये आ गया था सोशल मीडिया, तो लिख के मैं उस पर डाल देता था और खुश हो जाता था, चलो मैंने आर्टिकल लिखा है। फिर यही चलता रहा, इसी के साथ साथ बुक्स भी आना चालू हो गई। और कम्युनलिज्म का, जैसे मैंने आपको बताया, जी। ये केवल माइनॉरिटीज़ का इशू नहीं है, सही बात। मुसलमान और क्रिश्चियंस का इशू तो है ही, साथ में ये जेंडर का इशू है, दलित्स का इशू है, आदिवासी का इशू है। तो हर एक विषय पे मैंने एक एक किताब पे काम किया। तो वो काम चलता रहा, रेगुलर आर्टिकल्स चलते रहे, और इसी बीच फिर महाराष्ट्र के अंदर से, महाराष्ट्र के बाहर से मुझे काफ़ी इनविटेशन आने लग गए कम्युनलिज्म पे बोलने के लिए। और मैं वो कैजुअल लीव, सिक लीव तो नहीं, कैजुअल लीव और हॉलीडेज़ में मैं उनको डेट दे देता था। अच्छा। कि आके मैं सब रात को आके दिन में काम करके रात को वापस चले जाऊंगा, ऐसा महाराष्ट्र के अंदर। और फिर देश में इनविटेशंस आने लग गए, तो जनरली सवेरे जाके शाम को आना फ्लाइट से, ऐसा मेरा शेड्यूल बन गया। तो मैं इसमें पूरी तौर से इन्वॉल्व हो गया। पर इसी बीच 2002 फिर गुजरात हुआ। जी। तो गुजरात में बहुत बार जाना पड़ा। तो वहाँ मैंने सोचा कि मैं कब तक ऐसा दोहरा काम करूँगा, आईआईटी का काम, क्योंकि आईआईटी में मेरा लोड था काफ़ी स्टूडेंट, पीएचडी स्कॉलर्स थे मेरे अंडर में, उनको गाइड करते थे, और एमटेक के स्टूडेंट्स भी थे, और रेगुलर लेक्चर्स भी थे। तो मैंने कहा नौकरी छोड़ देते हैं। तो मैंने फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके यहीं घर में ही ऑफिस बनाया, लाइब्रेरी, ऑफिस। तो वहीं से बैठ के मैं पूरा काम करने लग गया। तो एक प्रकार से लगता था जितना हो सके हमें करना चाहिए। कि आपने बहुत ही सादगी के साथ में इतिहास के उन सच्चाइयों को लोगों के सामने ला के रखा जो वाकई उन तक पहुंचना चाहिए। आज डिजिटल शोर जितना हो चुका है सर, जी। और हमारी यूथ जो एंटरटेनिंग रील्स है उसमें इतना बिजी हो गई कि जो ज़मीनी जो सच है उसको देखना ही नहीं है ना, उनको 5 मिनट उस पर बात करना है। तो हम कैसे सर इन यूथ को जो है एक सच्चाई की तरफ मोड़ सकते हैं? आपने बहुत वक्त से ये सारे काम को किया है, पर आज हमारी जो कहेंगे एक जंग जो है टेक्नोलॉजी के साथ में भी हो रही है, जैसे कि व्हाट्सएप की जो फेक हिस्ट्री फैक्ट्री बन चुकी है पूरी तरीके से। ये सारी जो चल रही चीज़ें सर, इसको कैसे हम जो है रोक पे ला सकते हैं? देखिए, ये एक कठिन सवाल है। जी। कठिन इसलिए कि जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं वो 100 साल से काम कर रहे हैं। सही है सर। उनके आज लाखों स्वयंसेवक हैं, हम्म, हज़ारों प्रचारक हैं, 86,000 के करीब शाखाएं हैं, और वो लगातार काम करते रहते हैं। तो उसके मुकाबले में जो धर्मनिरपेक्षता, संविधान,
इन चीज़ों के लिए काम करने वाले लोग हैं वो संख्या में भी कम है। बिल्कुल। नफ़रत फैलाने वाले लोग यूनाइटेड हैं हम्म। और मोहब्बत फैलाने वाले लोग बिखरे हुए हैं। तो ये दो चीज़ों के कारण हमारा काम बहुत मुश्किल हो गया है। पर शबाना जी, आपको बताऊं, पिछले कुछ सालों से कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए हैं जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। एक तरफ तो मीडिया हमारा गोदी मीडिया हो गया, जी, मेन स्ट्रीम तो पूरा उस तरफ चला गया। और उस पर उसकी क्रेडिबिलिटी भी ख़त्म हो गई। तो इसी दौरान जो बाकी चीज़ें आई, जैसे कुछ पोर्टल्स आए, राइट। वायर, स्क्रोल, ये दो ख़ास तौर से बहुत बड़े अच्छे पोर्टल्स आए। फिर एक सबरंग इंडिया, तीसरा से तलवार जावेद आनंद वाला भी आया, और इसी के साथ जो चालू हुए सत्य हिंदी और न्यूज़ क्लिक, राइट। तो इनका भी बड़ा योगदान है। आज जो बच्चे हमारी किताब पढ़ते हैं स्कूलों में, एक छोटी छोटी फोटोज़ के तौर पर हमारी महिलाओं को प्रेजेंट करते हैं, उनके बारे में 2 लाइन आ जाती है। एक रोल, एक आइडियल बनकर वो उभर सकते थे सर, नेशनल आइकन्स बन सकते थे। बिल्कुल। फातिमा शेख है, सावित्रीबाई फुले है, हम्म। तो उनको सिर्फ फेमिनिस्ट के तौर पे या सिर्फ फीमेल जो रेवोल्यूशनरीज थे या जो रिफॉर्मर्स थे उनके नाते उनको रखा जाता है। नेशनल आइकॉन्स क्यों नहीं बनते हैं सर? और ये अधूरा सा इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं सर। जी देखिए, ऐसा है कि औरतों ने, अभी तो आप जंग आज़ादी की बात कर रहे हैं, उसके पहले भी समाज में औरतों का जो ऑपरेशन था बहुत भयंकर था। उनको प्रॉपर्टी मानना, राजाओं की फ़ौजें, हिंदू या मुसलमान, बॉर्डर के बाहर की औरतों को उठा के लाते थे, उनको अब्यूज़ करते थे। ये खुलेआम बात थी, केवल एक राजा की बात नहीं है। अभी आज वो उसका डिस्टॉर्शन क्या होगा कि मुसलमान राजाओं ने ये किया, और सभी राजा ये करते थे। आज भी जो भी फ़ौजें हैं उनमें भी बहुत बड़े प्रमाण पे ये पाया जाता है। और जंग आज़ादी में क्या हो गया, जैसे आपने सावित्रीबाई और फातिमा शेख का नाम लिया, इन्होंने लड़कियों के स्कूल में पढ़ाना चालू किया जी। तो उनको कितना स्ट्रगल हुआ होगा, आप कल्पना नहीं कर सकती। वो स्कूल जाती थी तो लोग कहते थे ये हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है। मज़हब का कैसे दुरुपयोग करते हैं भावनाओं को भड़काने के लिए, तो उस पर कीचड़, गोबर, पत्थर ये सब फेंकते थे। और रेशमी रुमाल का आंदोलन, आज़ादी के आंदोलन में तो देखिए महात्मा गांधी के साथ भी बहुत महिलाएं जुड़ी, बहुत जी। उसमें सरोजनी नायडू और 2-4 नाम लोग याद रखते हैं, पर संख्या बहुत बड़ी थी। दोनों फ्रंट्स पे वो लड़ रही थी, घर में पैट्रियार्की के ख़िलाफ़ और देश में इसके ख़िलाफ़। और इसी के साथ साथ जो माइनॉरिटी वीमेन हैं उनको तो डबल प्रॉब्लम, आज भी डबल प्रॉब्लम है। ये इसलिए है कि भाई एक तो पैट्रियार्की, पितृसत्तात्मक मूल्य जो हैं वो अभी भी हमारे समाज में मरे नहीं। जो पुरानी पकड़ थी राजाशाही के समय, ज़मींदारी के समय, कि जहाँ पुरुष स्त्री को अपनी संपत्ति, प्रॉपर्टी मानता था, वैसे अब्यूज़ करता था, वो पूरा गया नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप देखिए, तो एक मज़े की बात बताता हूँ। मैं किसी से बात कर रहा था जी, कि यहाँ के बहुत सारे लोग अमेरिका जाते, हर $1 की कीमत जाता है जी। हमारे बेचारे पीले नोटों की, ग्रे नोटों की कीमत कम है। वहाँ जाके उनको जो पहला शौक़ लगता है वो वहाँ की औरतों को देख के लगता है। अच्छा। कि औरतें इतना फ्रीली जा रही हैं, काम कर रही हैं, और उनका एक बीइंग, अस्तित्व है, वो एक उनको शौक़ लगता है। इवन से खिलाफत मूवमेंट को जो शुरुआत करने वाले जी, शौकत अली ब्रदर्स की जो मम्मी थी आमिना बी जी, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट का जो है पहला मूव लिया था। फिर वहाँ से ये गांधी, जो हमारे नेशनल लीडर थे गांधी, उनसे मिलकर फिर जो है हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू किया था। जी, ये एक बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैं इसमें एक और बात जोड़ूंगा जी। ये जो शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, मेरे ख्याल से अनपैरेलल्ड है, हिस्ट्री में अनपैरेलल्ड है। कोई मिसाल नहीं है। जिन औरतों को बोलते हैं कि भाई ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, बुर्के में रहती हैं, इनको समाज की क्या समझ है, उन्हीं ने लीड लेके शाहीन बाग मूवमेंट लिया, जिसके कारण सीए का थोड़ा फुल कॉमा लगा है, फुल स्टॉप नहीं लगा है, कॉमा लगा, तो कॉमा टू बी कंटिन्यूड। अगर कुछ ऐसा आया तो औरतें फिर फ्रंट में आएगी। तो यहाँ पे मुझे जो मिजाज का एक शेर याद आता है कि तेरे माथे का ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा। क्या बात है।
क्या तो बात वो आज औरतों ने परचम संभाल लिया है सर, वो बात रख रही है, वो कोई भी मुद्दा हो। बिल्कुल सरकार जिस तरीके से प्रताड़ित करती है, आज देख लीजिए सर किस तरीके से रेप केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जी। ना बच्चियाँ सेफ है स्कूलों में, ना रस्तों पर, ना ऑफिस में, बूढ़ी औरतों तक में ये हादसात आ रहे हैं। तो आज हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पे हम देवी कहते हैं सर औरतों को, और उन्हीं औरतों के लिए ज़मीन पर ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट तो हमारे पास है, लेकिन कानून फास्ट क्यों नहीं काम करता है सर यहाँ पर? देखिए, ख़ास तौर से ये रेप के मामले में जो हमारी व्यवस्था है, सिस्टम, जी। वो बहुत लूप होल्स छोड़ देती है। आप इमेजिन कर सकती हैं, एक लड़की का मंदिर में रेप होता है कई दिन तक, और जो रेपिस्ट पकड़े जाते हैं उनके समर्थन में लोग मोर्चा निकालते हैं जम्मू बहुत में जो बहुत हुआ। बड़े अफसोस की बात है। तो ये इसी समय हुआ है, पिछले 12 जी, साल के जी। दौरान इसी प्रकार की चीज़ें हुई हैं। हम्म, और वो जो हमारी पहलवान लड़कियां थी, उनके साथ भी बहुत गलत हुआ जंतर उन्होंने मंतर प्राइम पर। मिनिस्टर को जी, बोला, जी। ये जो बंदा ऐसा ऐसा करता है। उस बंदे ने कहा, मेरा रोब है, मेरे को कोई कुछ हाथ नहीं लगा सकता है, अभी भी मजबूत हो। तो ये अभी हो रहा है। वैसे भी सिस्टम ऐसा है कि जो औरतों के खिलाफ है, निश्चित रूप से, आई एग्री। फिर भी औरतें अपनी जगह बना रही हैं। ये भी आप देखिए जी, जी। कि आज एजुकेशन में हम्म, मुस्लिम देशों में भी, जिनको काफ़ी बैकवर्ड कहा जाता है, वो भी आगे निकल गए। वो भी आगे हैं, लड़कियां आगे हैं। हम्म, एक मेरे प्रोफेसर दोस्त इराक गए थे, अच्छा। लियन पे, हम्म, 2 साल की छुट्टी लेके इराक पे गए। तो इराक में वो इंजीनियरिंग कॉलेज में थे। जी। तो इंजीनियरिंग कॉलेज, वो उनका देखा टाइम टेबल, अच्छा यहाँ क्लास है, क्लास गए, हम्म, तुरंत वापस आ गए, कॉरिडोर में खड़े हो गए सोचते हुए। तो दूसरे प्रोफेसर आए वहाँ के लोकल, बोले, प्रोफेसर साहब आप यहाँ क्यों खड़े? बोले, मुझे शायद गलत क्लास दे दी है, ये क्लास जो है इसमें तो लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं। अच्छा। इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में। लड़कियाँ ही लड़कियाँ। उनको आश्चर्य नहीं हुआ, आश्चर्य हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यहाँ भी मैं देखता हूँ मेडिकल कॉलेजेस में एक या दो इंजीनियरिंग लड़कियां होगी। का, तो अभी बढ़ रहा है वो। आईआईटी में, पहले आईआईटी बॉम्बे में जहाँ मैं था, पहले एक छोटा सा हॉस्टल था उनका, जी, जी, जी। अभी वो हॉस्टल बड़ा हो गया, एक दूसरा हॉस्टल बन गया, अभी संख्या उनकी बढ़ रही है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो भारत में भी वो बदलाव देखा जा रहा है, पर यही इतिहास में भी बदलाव होना चाहिए। जो हिस्ट्री को हमने हिस स्टोरी करके और हर स्टोरी को कहीं ना कहीं छुपा दिया गया है, तो बिल्कुल। उसमें भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। एक चीज़ सर जो निकल कर आ रही है, आप देख लीजिए, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक हो या कोई भी और जो टेक्स्ट बुक, जिस तरीके से करिकुलम के साथ छेड़खानी की जा रही है सर, मुगल्स हिस्ट्री को कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है सर। तो आपको नहीं लगता है सर, हम अपनी जनरेशन के साथ में एक इंटेलेक्चुअल धोखा दे रहे हैं कि जो उनको जानना चाहिए, वो जो भी हो, जो भी था, वो सच था, गलत था, या उसका सही था या गलत था, जो भी कुछ था, उनको पता तो होना चाहिए। देखिए, ये इतिहास में से मुगलों को निकालना बड़ी मज़ेदार बात है। मज़ेदार बात ऐसी है कि हम पाकिस्तान के रास्ते पे चल रहे हैं। अच्छा। पाकिस्तान की किताबों में हिंदुओं को निकाल दिया, निकाल दें। और वहाँ के बच्चों में इसलिए हिंदुओं के प्रति जो नफ़रत है वो बहुत बढ़ गई। और यहाँ जो मुग़ल बादशाहों को निकाला गया, अब सवाल तो यही आएगा, आपके यहाँ कोई टूरिस्ट आएगा, पूछेगा ताजमहल किसने बनाया, तो आप क्या जवाब देंगी? बराबर। कि भैया वो कोई श्रीवास्तव साहब ने बनाया होगा। अच्छा। ये वरुण ग्रोवर का जोक है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ। और एक रोमांटिक जोक और भी अच्छा लगा, मुगल आजम में वो सीन है ना, सलीम और अनारकली का। जी। अनारकली बड़े प्यार से सोई हुई है, हाँ। तो सलीम उसको जगा रहा है, बोले, उठो अनारकली, अब हम किताबों से बाहर हो गए। अच्छा। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे 2020 में आई है, उसमें वो यही सब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में सभी कुछ था, पूरा नॉलेज यहीं से बाहर गया है। प्लास्टिक सर्जरी हो, एरोस्पेस हो, और मॉलिकुलर बायोलॉजी हो, सब कुछ तो यहीं से गया। और यहाँ के हिंदुओं ने कितना कंट्रीब्यूट किया है। और उसमें जैसे जो हमारी हिस्ट्री में एक जो बड़े दाग हैं, दलित, उनको गायब किया जा रहा है। ये भी सही है, इस पे भी बात होनी चाहिए सर। दलित गायब हो रहे हैं, जी। आदिवासियों के बारे में उल्लेख नहीं है, औरतों के क्या हालात थे उसका उल्लेख नहीं है। सती प्रथा को माइल्ड करके दिखाया गया कि ज़्यादा नहीं हुए थे, कोई 2-4 केसेस हुए होंगे, 1-2 केसेस हुए होंगे, जबकि 1980 तक हमने देखा एक के सती प्रथा हुई थी, रूप कंवर का हुआ था।
जी जी तो इतिहास को इस प्रकार से छेड़खानी करना ये राजनीतिक एजेंडा है बिल्कुल। कि जिसमें ये हिंदू राष्ट्र का इनका जो एजेंडा है, जैसे गांधी का, नेहरू का, मौलाना आज़ाद का एजेंडा था, ये देश सबके लिए है, सबके। और इनका एजेंडा है ये देश केवल हिंदुओं के लिए है, और हिंदुओं में भी सवर्ण संभ्रांत हिंदू। हम्म। और दूसरा आप देखिए, एजुकेशन, आप किताबों की बात कर रही हैं, किताबों में ये परिवर्तन बहुत तेज़ी से आ रहा है। जी। तो इसमें हमारे कई दोस्त लोग बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल लिख कर बता रहे हैं कि कैसे, अब देखिए, कोई भी चीज़ वैक्यूम में डेवलप नहीं होती। जी आप इंडियन कल्चर को देख लीजिए, जी तो नेहरू क्या कहेंगे, गंगा जमनी तहजीब। जी कुछ मुसलमानों ने दिया, कुछ हिंदुओं ने दिया, और एक मिलकर प्यारा सा कल्चर बना। गांधी क्या कहते हैं कि भाई ये देश में मुसलमान राजा भी थे, हिंदू राजा भी थे, ये भी खुश थे, वो भी खुश वो थे। भी पूछते हैं। तो वो एक तरीका है। और इधर क्या तरीका है, अभी मैं उसका अनुपम खेर का दिख रहा था, क्या क्या लिखते हैं जनाब, अगर वो सच है तो, कि भाई ये मंदिर की चोरी तो कुछ नहीं है, जो मुगलों ने हमारे मंदिरों को लूटा और वहाँ औरतों का रेप किया, वो वास्तव में प्रॉब्लम था। व्हाट अबाउट री, ये तो कुछ भी नहीं है, ये 200-300 करोड़ क्या है, हिंदुओं के पास ही गया ना। तो एक शेर मैंने सुना था उसमें सर कि कातिल ने बड़े एहतियात से पोंछे थे अपने हाथ, क्या बात है, उसको पता ना था कि लहू बोलता भी है। वाह रे तो वाह, वो क्या वो बात। लहू जो है सर इतिहास का, वो लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप जैसे लोग कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि ये आवाज़ और आगे बढ़ेगी। एक और एक चीज़ भी आपने सर कहा था कि आजकल लोगों का सोशल कॉमन सेंस ख़त्म हो रहा है। सिविक सेंस तो कहीं ना कहीं हमारा बहुत ज़्यादा ज़ीरो पे आ गया है। जिस तरीके से एक ह्यूमन साइकोलॉजी क्रिएट की गई है डैमेज करना चीज़ों को, और उस डैमेज में न सिर्फ सामान आ रहे सर, ज़िंदगियों को भी इस तरीके से डैमेज किया गया है। वही लिंचिंग की वारदातें इतनी ज़्यादा हो गई है, और ये लिंचिंग कभी हमारे भारत देश में होता नहीं था सर। ये अभी हालातों को बहुत ही ज़्यादा नफ़रत फैलाई गई तो ये ज़्यादा बड़ा है। तो ये पूरा जस्टिफाई हो रहा है, जैसे आपने पहले कहा कि चोरी हो गई तो जस्टिफाई हो गया, आज किसी को मारना भी जस्टिफाई हो गया है सर, उसमें प्राउड फील कर रहे हैं। देखिए, एक राजस्थान में घटना हुई थी, एक बंदे ने वो जो सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे बहुत चलता था, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, वो उसने एक मुसलमान कारीगर को बुलाया काम देने के बहाने, और उसको मर्डर किया, और उसके भांजे को बोला इसकी फिल्म बना। मतलब उसमें प्राउड फील कर रहे हैं वो उसको। प्राउड फील कर रहे हैं। और उसको जब पकड़ा गया तो उसके विरोध में वहाँ मोर्चा निकला, लोगों ने पैसा जमा किया उसको बचाने के लिए, मैं नाम भूल रहा हूँ वो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें रहती हैं दिमाग में। तो ये जो हमारे यहाँ अभी आप देखिए, कोरोना की बात आपने की, जी कोरोना के समय मुझे शौक क्या लगा, कोरोना वो वायरस कहाँ से आया, कहाँ से नहीं, चाइना से आया, कौन लाया कौन नहीं, उसकी बड़ी बड़ी बातें हैं। उसी समय एक सिख ग्रंथी भी आए थे, एक दूसरे भी आए थे, ट्रम्प साहब भी आए थे, नमस्ते ट्रम्प, वो सबको छोड़ दिया। पकड़ा किसको, तबलीगी जमात। तबलीगी जमात। तबलीगी जमात क्या कर रही थी भाई, दिल्ली में उनकी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो गोदी मीडिया बोलता है ये यहाँ कोरोना बॉम्ब बना रहे, ये कोरोना जिहाद चल रही है। असर क्या हुआ कि भाई मुसलमान लोग, उस समय एक रिलेटिव के यहाँ था, तो वो बोले, मैंने कहा चलो यहाँ से ख़रीद लेते, बोले यहाँ से, यहाँ मुसलमानों का दुकानें हैं। इतनी नफरत, इतनी नफ़रत। और बोले कि भाई जो गेटेड कम्युनिटी हैं उसमें मुसलमान हॉकर्स का आना बंद कर दिया। तो ये जिहाद की तो एक बड़ी सीरीज़ है, वो सुधीर चौधरी ने बनाई थी ना जी 64 प्रकार की जिहाद बताई। अभी मैं सुधीर चौधरी का लिखूंगा, आपने बताया स्कूल जिहाद, जिहाद वो नया बता शुरू दूंगा, है, जी। उनके टेबल में एक और ऐड कर लेंगे। तो क्यों इसको नेगेटिव किया है जिहाद वर्ड को? जिहाद को नेगेटिव वर्ड जो ज़्यादा दिया है वो 9/11 के बाद दिया है। अब ये हम अंतर्राष्ट्रीय मामले पे आ गए। जी अंतर्राष्ट्रीय मामला ऐसा है कि तेल के कुओं की राजनीति चल रही थी, बिल्कुल। और अमेरिका ने तेल के कुएं के क्षेत्रों में रशियंस को हराने के लिए, अफ़गानिस्तान में रशियंस को हराने के लिए अल कायदा को खड़ा किया, और अल कायदा के लिए जो ट्रेनिंग मॉड्यूल था वो वाशिंगटन में बना, जी उसमें इस्लाम के 2 शब्दों को डिस्टॉर्ट किया गया। एक था काफिर, काफिर, जी। अब जो मैंने समझा है, काफिर यानी सच्चाई को छुपाने वाला।
वो कोई भी धर्म में हो सकता है। इन्होंने क्या मतलब दिया कि जो तुमसे डिसएग्री करता है वो वो काफिर, काफिर। वो तालिबान को ये जी सिखाया। जी। तो कम्युनिस्ट काफिर है, हम्म। काफिरों को मारना जिहाद है, अच्छा, इस तरीके से उनको कनेक्ट कर दिया पूरी तरीके और से। जिहाद के बाद तो जन्नत में जाओगे ही। हाँ। 72 रूमें खड़ी हैं पूरे। तुम्हारे लिए तैयार। और जिहाद का मतलब मैंने जो असगर साहब से सीखा वो था जिहाद अकबर, जिहाद असगर। असगर। जिहाद अकबर यानी बड़ी जिहाद हम्म। जो आप खुद को सुधारने के लिए करते हैं। जी बिल्कुल। जिहाद असगर छोटी जिहाद जो आप समाज को सुधारने के लिए सुधारने करते हैं, संघर्ष करना है। संघर्ष करना, जद्दोजहद जद्दोजहद करना। करना। तो ये मैं लेक्चर्स में बताता था। आजकल तो इस पे बात कम होती है, पर मेरी समझ तो उसमें यही है, जी। क्योंकि असगर साहब ने इस पर काफ़ी अच्छी स्टडी की है और वही उसका है। देश को, देखिए दुनिया को कि लेकर। जो साम्राज्यवाद के पहले उपनिवेशवाद था, कॉलोनियलिज्म। जी। कॉलोनियलिज्म में ब्रिटिश यहाँ लूटने आए हम्म। और उन्होंने कहा सिविलाइजिंग मिशन ऑफ द ईस्ट। हम्म। तो मास्क एक लगाते हैं और चेहरा दूसरा चेहरा होता है। दूसरा होता है। आए थे लूटने और कहा कि हम इनको सभ्य बनाने आए हैं, ये असभ्य जंगली लोग हैं, इनको हम सभ्यता देने आए हैं। फिर अमेरिका ने शुरू में जो इम्पीरियलिज्म चलाया वो कम्युनिज्म के खिलाफ चलाया। कम्युनिज्म और रशिया एक तरफ सुपर पावर था, ये सुपर पावर थे, तो रशिया को बदनाम करने के लिए कम्युनिज्म एज ए इविल करके किया। और फिर रशिया में ही कम्युनिज्म ख़त्म हो गया, तो किसको पकड़े? जी। हर समय आपको दुश्मन या टारगेट चाहिए मसीहा अपना बनने के लिए। अपना मसीहा बनने के लिए और अपना एक्सपांशन करने के लिए। जी जी। तो उनको क्या मिला? अभी तेल मिला। तेल मिला। तेल मतलब मुसलमान। अब यही मुसलमान इंडोनेशिया में है, वहाँ टेररिज्म नहीं है। मलेशिया में टेररिज्म नहीं है। टेररिज्म सबसे ज़्यादा कहाँ है? ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। जी, तो जी। मतलब तो बहुत क्लियर है। अगर कॉमन सेंस से भी कोई सोचे, एक एरिया में तेल है, मुसलमान है और आतंकवाद है। जी। तेल है, मुसलमान है, आतंकवाद है। आतंकवाद है। तो आतंकवाद तेल के कारण है या मुसलमानों के कारण? ये बात बहुत क्लियर हो जाती। अगर मुसलमानों के कारण तो फिर आप इंडोनेशिया को एक्सप्लेन कीजिए, बराबर। बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड। करेक्ट करेक्ट। तो तेल का खेल है पूरा। तेल का खेल। एजुकेशन भी एक बड़े क्राइसिस पे चल रहा है। हर दिन 13 स्कूल बंद हो रही है सर। तो ऐसे में जब पढ़ा लिखा तबका आएगा ही नहीं, तो सवाल कौन करेगा सरकार से? क्या उस तरफ पे ये काम हो रहा है सर? पहले मैं म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ा, सरकारी स्कूल में पढ़ा, अच्छा। जनरल कॉलेज में पढ़ा, ठीक ठाक समझ आई, इतना बुद्धू भी नहीं हूँ। अभी आज म्यूनिसिपल स्कूल्स को, सरकारी स्कूल्स को ख़त्म करके प्राइवेट स्कूल्स को खोला जा रहा है, जहाँ बच्चे को केजी में एडमिशन देना हो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे फिगर्स आते हैं। जी। अच्छे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना हो 50,000 महीना, 1 लाख महीना, ऐसे फिगर्स आते हैं। तो कौन पढ़ेगा? हाँ। तो ये जो पुरानी व्यवस्था थी कि सिर्फ जो ऊपर क्लास के लोग थे वो ही पढ़ाई कर सकते थे। वही बात फिर से ला रहे हैं जी। कि ये पढ़ेंगे नहीं तो हमारे खिलाफ आवाज़ कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? वो गुलाम सरी के बन सकते हैं। ये एक है, एक तो विचारों से उनको गुलाम बनाओ, ब्रेन वॉश, जी। सोशल कॉमन सेंस मॉड्यूलेट करो। अब गांधी के समय सोशल कॉमन सेंस क्या था कि भाई हमारे जो दुश्मन है वो अंग्रेज़ है। हम जैसे संविधान में देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। इसमें ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख, ईसाई, पारसी, कोई नहीं है, सब है। और उस समय यही वी चल रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ। राइट। और खैर कुछ लोग थे जैसे मुस्लिम लीग, वी यानी मुस्लिम मानती थी, हिंदू महासभा RSS वी यानी हिंदू मानती थी। गोलवलकर की किताब है ना, वी आर आवर नेशन डिफाइंड, वी यानी हिंदू। मुस्लिम लीग, हम तो वही मुसलमान, यहाँ पहले राजा थे। जी जी जी। जैसे कि सभी मुसलमान राजा थे। मेहनत कौन करता था? दस्तकारी कौन करता था? राजा तो 0.001% भी नहीं होते, पर वो मुसलमानों में डाल दिए, हम तो राजा थे। कोई राजा कभी भेदभाव नहीं करता। एक्सप्लॉयटेशन वो हिंदू का भी करता है, मुसलमान का भी करता है। राजा राजा होता है, राजा राजा वो धर्म के लिए नहीं खड़ा होता है वहाँ पर। ये अंग्रेजों ने फीलिंग डाली, मुसलमान राजा वर्सेस हिंदू राजा। हाँ, ये अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। उसके पहले तो भाई अकबर का दरबार सजा हुआ है, इधर मानसिंह बैठा है, इधर बीरबल बैठा है, उधर टोडरमल बैठा है, उधर दीन इलाही कॉन्सेप्ट भी दीन उनके इलाही टाइम का। जी जी जी।
औरंगजेब का दरबार है, हम्म। उसमें राजा जय सिंह है, राजा जसवंत सिंह है और रघुनाथ बहादुर है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री जब डिस्कस की जाती है सर, तो उसमें शिवाजी महाराज नो डाउट दी लेजेंडरी हीरो, बट ऐसा क्यों है कि शिवाजी महाराज को मुस्लिम्स के अगेंस्ट में, मतलब मुस्लिम हमेशा शिवाजी के अगेंस्ट में रहे, ऐसा क्यों बताया जाता है सर? जबकि उनके खुद के अपने जो दोस्त थे, उनके जो डिफेंस के जो लोग थे, उनके जो पूरे सोल्जर्स की जो करते थे, कमांड करते थे, वो खुद सब मुस्लिम्स थे। देखिए आप, ये शिवाजी का जो नैरेटिव है, जी। ये कम्युनल नैरेटिव है, यहाँ बनाया गया। और कम्युनल नैरेटिव में क्या होता है, आप पूरी सच्चाई को नहीं देखते, एक भाग आप ले लेते हो। जी। जी। शिवाजी की लड़ाई औरंगज़ेब से हुई, हम्म। ठीक है, यानी वो मुस्लिम विरोधी थे, मुस्लिम ऐसा बोले। हम्म। पर ये लड़ाई का थोड़ा डिटेल देखिए। लड़ाई के डिटेल में औरंगज़ेब यहाँ आया ही नहीं। राइट। जंग मैदान में राजा जयसिंह आए थे, ज़्यादा जैसे। और शिवाजी की तरफ से सिद्दी संबल, इब्राहिम गौरदी, दौलत खान, ये थे नंबर तो एक। उनके कमांडर अलग अलग धर्म के थे। ठीक है, शिवाजी और अफजल खान। जी। अफजल खान के लिए, अफजल खान की विक्ट्री के लिए यहाँ के ब्राह्मणों ने पूजा की। और ओह। अफजल खान का जो सेक्रेटरी था वो था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। ओह। और शिवाजी महाराज की सेना जी। में इतने सारे मुसलमान जो ट्रस्टेड थे, हम्म। उनके साथ थे। और ये भी आपको बता दूं कि मुसलमानों में भी शिवाजी महाराज का बहुत आदर है। जी। 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 एक बार मैं सांगली गया था हम्म। ऐसे ही लेक्चर वगैरह के लिए, तो दूसरे दिन मैंने कहा रुक जाता हूँ एक दिन और। बोले रुक के क्या करोगे, कल तो यहाँ मोर्चा है, कल बड़ा जुलूस निकलेगा। मैंने कहा काय का जुलूस? बोले शिवाजी महाराज के जो 12 मुस्लिम सेनापति थे, हाँ। उनका जुलूस निकलेगा। अच्छा। इस सांगली की बात है, वहीं बाद में दंगे करवाए गए। तो राजा लोग कभी धर्म के आधार पे शासन नहीं करते थे। जब 1857 के बाद खास तौर से हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, उस समय अंग्रेज़ों ने यही सोचा कि यहाँ राज करना है तो फूट डालो और राज करो की नीति लगाओ। बिल्कुल। और उसके लिए उन्होंने इलियट एंड डॉसन और दूसरे इतिहासकार को लगाया, जिन्होंने इतिहास को कम्युनल तरीके से पेश किया। औरंगज़ेब ने यह क्यों किया? क्योंकि मुसलमान था। शिवाजी ने ये क्यों किया? क्योंकि वो हिंदू था। एक पार्ट पिक्चर देके उन्होंने हिस्ट्री के बहुत मल्टी वॉल्यूम्स लिखे, आज भी अवेलेबल हैं। वो यहाँ के कई हिस्टोरियंस उसको बेस बनाते हैं। जी। बाद में तो भला हुई नेशनल हिस्टोरियंस का रोमिला थॉपर, इरफान हबीब, हरबंस को किया, जिन्होंने इतिहास के मटीरियल चीज़ में जाके देखा जी। कि आप औरंगज़ेब को मुसलमान बोलते हो, पर भैया उसका 33% अधिकारी तो हिंदू थे, हिंदू थे। टॉप लेवल के। जी। तो अभी ये कहीं भी राजाओं के इतिहास को ये कम्युनल नैरेटिव देते हैं मकसद के लिए। मकसद के लिए। क्योंकि जैसे आप पूरा एक कैनवास देखें, हम्म। कैनवास बहुत बड़ा है। जी। कैनवास के एक कॉर्नर में आपको छुरा दिख रहा है, खून दिख रहा है, हम्म। आप वही देख के क्या कल्पना करेंगे? दूसरे कॉर्नर में गुलाब का फूल है, दो लोग दोस्ती से बात करते जा रहे हैं, समाज सुख में है, वो आप नहीं देख रही, तो क्या होगा? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इतिहास की जो वाकई लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सर मैं कहूँगी, अगर आप हिस्ट्री की पूरी अगर ये जांच रखते हैं, तो उसमें कोई एक ऐसा फेज़, एक ऐसा पीरियड जो आपको लगता है कि गंगा जमुना तहजीब को प्रमोट कर रहा है और इसको सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए लोगों को, तो वो कौन सा फेज़ होगा सर? वो फेज जैसे क्लियर कट तो मुग़ल पीरियड ही कहूँगा मैं। अच्छा। मुग़ल पीरियड को ईमानदारी से पढ़ने का। जबकि उसी को सबसे ज़्यादा बेस बनाया गया है कम्युनलिज्म सिख के, धर्म का उदय कब हुआ? मुगल्स के टाइम। सूफी और भक्ति परंपरा कब विकसित हुई? मुगल के मुगल्स के टाइम। मुगलों के दरबार में हिंदू। टाइम। उस पीरियड को आप गहराई से पढ़ो। जब मैं कबीर के बारे में पढ़ता हूँ, निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में पढ़ता हूँ, तो मुझे इंसानियत समझ आती है। जी। जी। ये कौन सा पीरियड था? ये मुग़ल पीरियड ही था। बिल्कुल। और इसीलिए मैं नेहरू का फिर से कोट कर रहा हूँ। जी। नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्या बताते हैं कि भारत एक पैलिम्सेस्ट की तरह है। ये अंग्रेजी वर्ड है, यूनिक वर्ड है, पैलिम्सेस्ट। इसका मतलब होता है स्लेट। अच्छा। इस पर एक के बाद एक लेयर आते गए। हाँ। शाक, हूँ, आर्य, मुगल, एक के बाद एक आए। पर इन्होंने क्या किया, जो पुराने लेयर्स को रिजेक्ट नहीं किया। पुराने लेयर्स ने इनसे सीखा
और इन्होंने पुराने लेयर से सीख के जी। हमारी गंगा जमनी तहजीब डेवलप होती गई। तो मैं लोगों को तो ऐसे सरल सरल उदाहरण देता हूँ कि आप बिरयानी खाते हैं, बिरयानी ईरान से आई। हाँ, जो कुर्ता पैजामा हमारे नेता पहनते हैं। नेता कुर्ता पैजामा और जैकेट जी। ये भी उधर से आया। धोती और साड़ी जो पहले हमारे थे उसके बदले क्या क्या आया। आप हमारे म्यूज़िक में देखिए, जी। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में वोकल जो मैं एक समय पे बहुत सुनता था, पहला नाम आता है बड़े गुलाम अली खान। और जिनको भारत रत्न मिला था म्यूज़िक इसके इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक के लिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अरे बिस्मिल्लाह खान की तो इतनी प्यारी कहानी है अच्छा। कि उनको अमेरिका में कंसर्ट हुआ। जी। ये मुझे पर्सनली बताया एक जर्नलिस्ट के साथ में जा रहा था जिन्होंने बिस्मिल्लाह खान जी का इंटरव्यू लिया था। तो ये प्यारी कहानी ऐसी है कि बिस्मिल्लाह खान जी का इंटरव्यू हुआ, कंसर्ट हुआ अमेरिका में, लोग नशे में आ गए, म्यूज़िक के नशे में जी जी, मदहोश हो गए। मदहोश हो गए, बेटर वर्ड। तो उसके बाद उनको आव भगत वगैरह की और कईयों ने कहा उस्ताद जी आप वो बनारस में क्यों रहते हैं, गंदे शहर में, यहाँ आ जाइए, आपको अच्छा फ्लैट देंगे, अच्छी गाड़ियाँ देंगे, यहाँ मज़े से रहिए। बोले यहाँ तो आ सकता हूँ पर मेरे लिए गंगा कहाँ से लाओगे? क्या बात है। मेरे लिए गंगा कहाँ से लाओगे जहाँ बैठकर मैं वुजू करता हूँ या जिसके किनारे बैठ के मैं रियाज करता हूँ। अब इससे प्यारी कहानी आपको क्या मिलेगी और कौन सा पीरियड होगा? वैसे तो भारत के हर एक पीरियड में देखिए कि शुरू में ज़्यादा अकाउंट्स नहीं मिलते जी। पर हिंदू मुस्लिम मेल जोल। अच्छा, क्रिश्चियंस आए, क्रिश्चियंस को हम ज़्यादा बात नहीं करते जी। आजकल तो बोलते हो ज़बरदस्ती धर्मांतरण करते हैं। कब आए क्रिश्चियंस? AD 52, यानी आज से 2500 साल पहले आए। कैसे आए? उनका एक संत आया सेंट थॉमस, वहाँ उसने चर्च बनाया। तब से धीरे धीरे लोग आदिवासी क्षेत्रों में जाके हॉस्पिटल खोलना, स्कूल खोलना, मदद करना। अब आप बताइए, मैं किसी एरिया में जाके रहूँगा, मैं एक नास्तिक हूँ, किसी एरिया में जाके रहूँगा, जीवन भर वहाँ काम करूँगा, लोग मुझसे इम्प्रेस होंगे कि नहीं? क्या फ़र्क पड़ता है कौन से धर्म से? तो वो लोग वहाँ रहते तो उससे, और 2000 साल पुराना धर्म और उनका परसेंटेज कितना है? 2.3। अभी अभी जब क्रिश्चियंस पे इतना वायलेंस हुआ तो 1971 का मैंने डेटा निकाला, क्रिश्चियन से 2.6%। अच्छा। और 2011 का डेटा था 2.3%। कम हो गए। और वाधवा कमीशन बना। वाधवा कमीशन ने बताया जिस एरिया में ये काम कर रहे थे वहाँ क्रिश्चियंस की संख्या में कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ। अच्छा। वो बेचारे लेप्रेसी मरीजों के लिए काम कर रहे थे, वहाँ जो क्रिश्चियंस की संख्या में वृद्धि हुई, करीब वो 6-7 लाख का एरिया है, 4000 की वृद्धि हुई। स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट, नेचुरल इंक्रीज होती है, पर उसी को लेके ये तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं। अरे भैया, आपको किसने रोका है? जाके चैरिटी का काम करो, आप उनको एजुकेशन दो, उनको हेल्थ दो, सरकारी फैसिलिटी वहाँ नहीं पहुँच रही। तो ये चीज़ें जो हैं आजकल इस भीड़ में दिखती नहीं है। हर एक के लिए आपको काफ़ी गहराई में जाना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो ये बातें समझ में आती हैं। तो आज आप होप की बात कर रही थी, तो मुझे अभी कई ग्रुप से कांटेक्ट आ रहा है। अच्छा। मैं अभी एक बार गया था बेंगलोर, धारवाड़, फिर वर्धा। तो जितने स्थानीय ग्रुप हैं नॉन पॉलिटिकल, अच्छा, वो मिल रहे हैं, उनका काम चालू है। अच्छा, मैं स्त्री अधिकारों पे काम करता हूँ, वो दलित अधिकारों पे काम करता है, वो आदिवासी अधिकारों पे काम करता है, वो माइनॉरिटीज़ अधिकारों पे काम करता है। हम सब मिलके बैठते हैं, ठीक है, हम अलग अलग हैं, पर डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम सब साथ साथ हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए जो है साथ होना पड़ेगा, साथ आना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात। तो हमारे व्यूअर्स को आज आप क्या संदेश देंगे इसे? देखिए, मैं अपने आप को संदेश देने लायक तो नहीं समझता, पर निवेदन जरूर करूँगा। निवेदन ये है कि भाई, आज सबसे बड़ी बात है कि भारतीय संस्कृति की जो मिली जुली परंपरा है, मेल जोल की परंपरा, जो भक्ति और सूफी ट्रेडिशन में दिखती है,
जो महात्मा गांधी और मौलाना आज़ाद में दिखती है, जो हमारे संविधान में प्रतिबिंबित होती है, उन मूल्यों को लेकर चले। और जैसे हिंदू धर्म में एक बहुत अच्छी बात है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया मेरा परिवार है। क्रिश्चियनिटी में एक बहुत प्यारा वाक्य है, लव दाई नेबर। इस्लाम में एक बहुत प्यारा वाक्य है, अपने पड़ोसी के खाने पीने का ख्याल रखो। ये सिद्धांतों को लेकर, भारतीय संविधान को लेकर, इसके जो विरोध में आपको बात लगती है उसका विरोध कीजिए। और समाज के अंदर जो दरारें पैदा हो गई हैं धर्मों के बीच में, उन दरारों को ख़त्म करने के लिए आपसी मेल जोल और ऐसा मटेरियल जो है, हो सकता है अगर आपके एरिया में हो सके तो 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार मीटिंग रखिए, सोशल इश्यूज़ पे बात कीजिए। पंडित नेहरू की वो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, उस पे सीरियल बना है, शाम बेनेगल, बहुत प्यारा, भारत एक खोज, वो देखिए। और फिर खुद का थोड़ा बोल दूँ तो उसके माफ़ी चाहूँगा कि मैंने एक हिंदी इंग्लिश में 15 वीडियोस का प्लेलिस्ट बनाया है। भारत एक सोच, इंडिया ए थॉट। तो वो बीच बीच में देखिए। मंदिर क्यों तोड़े गए, धर्मांतरण कैसे हुआ, कश्मीर का मुद्दा क्या है, पाकिस्तान के साथ संबंध क्या होना चाहिए, हमारे आपसी संबंध क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह 15 का प्लेलिस्ट है। और ऐसी और प्लेलिस्ट ढूंढिए। सेल्फ वॉलंटरी, मतलब जो भी कुछ कर सके एक जिम्मेदारी के तौर पर करिए वो काम और बोलिए। तो वो एक शेर है ना सर के, बोल के लब आज़ाद है तेरे, क्या बात, बोल के जवाब भी तेरी है। तो ये हमको समझना होगा कि ज़बान तो कम से कम आपकी, आप भले चाहे किसी भी माहौल में रह रहे हो, क्या नफ़रत चीज़ें हैं, क्या सियासत है, वो अपना खेल करती रहेगी। पर अगर हमने अपनी जिम्मेदारी को संभाला तो मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं कि ये जो दरार आ गई है, उस दरार को हम भर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बहुत ज़बरदस्त पॉडकास्ट ये हमारा रहा और उम्मीद है हमारे व्यूअर्स जो है वो इसके बाद एक नई सोच के साथ में अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।